नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हाथरस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई की तरफ शक की सुई थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जिस पत्रकार को पूरे मामले में दंगा फैलाने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था वो पीएफआई का निकला। गिरफ्तार पत्रकार पीएफआई से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार पत्रकार का नाम सिद्दीकी कप्पन है। शाहीन बाग के पीएफआई के दफ्तर का सचिव था कप्पन, और कप्पन का ही नाम उस मामले से भी जुड़ रहा है। शाहीन बाग के पीएफआई के दफ्तर का सचिव था। शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेन, सीधा कनेक्शन दिख रहा है, ये गिरफ्तार पत्रकार पीएफआई का सचिव था। जी बिल्कुल, देखिए जो सीए की जो घटना हुई थी जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें शाहीन बाग में बाकायदा ये सचिव भी था। इसके अलावा केरला में जो मुखपत्र है इनका उसका पत्रकार भी था, और ये लगातार उन लोगों के टच में था जिन लोगों को इंस्टिगेट करना था, उन्माद फैलाने के लिए, फंड देने के लिए, रिक्रूट करने के लिए या फिर चंदा जुटाने के लिए। ऐसा दावा है सरकार का और सरकार की जो एजेंसीज हैं उनका, और इसको लेकर के लगातार पूछताछ और जाँच चल रही थी। तो जो लोग पहले 4 लोग गिरफ्तार हुए थे मथुरा से, उनसे भी तमाम जानकारियां मिली थी, और उसके आधार पर जब जीरो इन की गई अपनी इन्वेस्टिगेशन तो उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जो एजेंसीज हैं उनका दावा ये है कि ये शख्स लगातार उन लोगों के संपर्क में था जो ऐसे ग्रुप्स काम करते हैं जो कि ऐसे मौकों पर जिसपे सरकार से विरोध हो या फिर माहौल खराब करने के लिए ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है जो माहौल खराब कर सकते हो, उन लोगों को इंस्टिगेट करना, उन लोगों को मोटिवेट करना और फंड मुहैया कराना, ये सारे काम देखता था। और इसी कड़ी में इसने इस कदम को बढ़ाया था। जो पूरा घटना हुई हाथरस की, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका, और इसको कई दौर की पूछताछ के बाद पकड़ा गया क्योंकि कई लोगों से जब जानकारी ली जाने की कोशिश हुई तो पता चला कि इस शख्स से डायरेक्ट बात नहीं होती थी उन लोगों की, और किसी जरिए से बात होती थी। और जब इन लोगों तक कड़ियों से मिलाया गया उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बेहद अहम कड़ी है क्योंकि जो पुलिस की जांच एजेंसी है, चाहे वो एसआईटी के लोग हों या फिर लोकल पुलिस के लोग हों, उन सबका मानना यह है कि कई ऐसे और मामलों में शामिल हो सकता है। तो इससे पूछताछ होनी बेहद जरूरी है, और इसीलिए जब इसकी गिरफ्तारी हुई है इससे लगातार पूछताछ चल रही है, और उसके बिना पर कई और लोग भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिल्कुल, दंगे की साजिश के राज खुल रहे हैं और एक एक गिरफ्तारी के साथ सच सामने आ रहा है। बने रहिए आप। शिवेन सिंह हमारे सहयोगी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह भी हाथरस से बने हुए हैं। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 16 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट एसआईटी को जांच करने के बाद देनी है। पूरा सच तो तब सामने आएगा, लेकिन इस बीच एक नया मोड़ पूरे मामले में आ गया क्योंकि अलीगढ़ के जेल में कैद आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है एसपी जेल को, और इसमें मुख्य आरोपी संदीप ने बताया है कि वो पीड़िता का दोस्त था, मिलता भी था, फोन पर बात भी होती थी। इसके आगे पीड़िता के भाई पर ही अब उसने सारा इल्जाम लगा दिया है। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए। जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। हाथरस की बेटी को किसने मारा? हाथरस की बेटी का गुनहगार कौन? 14 सितंबर को हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था? इन तीनों सवालों के जवाब एसआईटी तलाश रही। पीड़ित पक्ष ने जिन 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो चारों न्यायिक हिरासत में है। पीड़ित पक्ष अपने दावे पर टिका है तो आरोपी पक्ष बेगुनाही के दावे कर रहा है। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे। जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी। यही तो काम बाकी बचा है अब, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है अभी। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी मां ने ही करा है। जो इस बीच अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें संदीप ने 14 सितंबर को हुई घटना के बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए खुद को बेकसूर बताया है। चिट्ठी में संदीप ने बताया है कि पीड़ित लड़की से उसकी पहले से दोस्ती थी। लड़की के साथ उसकी फोन पर बात होती रहती थी। ये बात लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। संदीप ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो घटना के दिन मौके पर मौजूद था। खेत में ही उसकी पीड़ित लड़की के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन लड़की की मां और भाई ने उसे घर भेज दिया था।
लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की थी, जिसके चलते बाद में उसकी मौत हो गई। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हाथरस के एसपी को लिखी इस चिट्ठी में संदीप के अलावा आरोपी रवि और लवकुश के अंगूठों के निशान हैं, दस्तखत भी है। इस चिट्ठी में बाकी आरोपियों को भी बेकसूर बताया गया है। संदीप ने बाकी आरोपियों लवकुश, रवि और रामू को अपना चाचा बताया है। संदीप ने इन तीनों को बेकसूर बताया है। संदीप ने लिखा है कि उसने कभी भी पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की है। संदीप ने लिखा, मुझे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। संदीप ने एसपी हाथरस से मामले की जांच करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई। मैं इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप सिंह की एसपी को लिखी इस चिट्ठी से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष इस चिट्ठी में लिखी हर बात को सही ठहरा रहा है। वो सच है, मेरे बच्चों ने लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों ने लिखा है तो वो सच है, बच्चों के बीता है कि सच है। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने, उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया है। आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि 14 सितंबर को वारदात वाले दिन उनका बेटा तो उनके साथ खेत में चारा काट रहा था। मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुंचते लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो। एसपी को लिखी चिट्ठी में संदीप ने बताया है कि उसकी पीड़िता से बातचीत होती थी, वो अच्छी लड़की थी, उसकी दोस्त भी थी। वारदात वाले दिन वो पीड़िता से मिला भी था, लेकिन अब पीड़ित पक्ष इस चिट्ठी में लिखी गई बातों को साजिश बता रहा है। या है सकता है इस घटना को अंजाम देने के लिए ये फोन करे हों। ये तो साजिश है ना, जब वो दूसरे बिरादरी के हैं, हम अपने दूसरे बिरादरी के, पहले से ही इन लोगों ने साजिश रची होगी कि इस तरह से हम क्या कहते वो करेंगे जब इस घटना को अंजाम देंगे। हाथरस कांड में अब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोपी पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो मुजफ्फरनगर में भी इस मामले को लेकर अगड़ी जाति के लोगों ने महापंचायत की। लाठी में ताकत तो होती है, लेकिन जो लठ जयंत चौधरी को हाथरस में पड़ा, उसकी दमक किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन इस मंच से ये कोशिश की गई कि उसे सियासी तौर पर भुनाया जाए। कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो पता नहीं, लेकिन हाथरस अब सियासी समीकरण में भी जमने जरूर लगा। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता जयंत चौधरी की अगुवाई में सड़क पर हल्ला बोल दिया। लेकिन यहाँ सवाल पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है। पीड़िता का गुनहगार कौन है, इसका खुलासा तो एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आएगा। मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अब लड़कों ने ये चिट्ठी लिखी है, कई सारे नए ट्विस्ट इस पूरे केस में आ रहे हैं। लड़की के 3 जो बयान थे अलग अलग तारीखों को, उसको लेकर कई सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये आरोपी ही चिट्ठी लिख रहे हैं। तफ्तीश किधर बढ़ रही है? बिल्कुल अंजना, अब परिवार वर्सेस परिवार हो गया है। हाथरस में जिस तरीके से एक परिवार जो कि पीड़ित परिवार है और दूसरा परिवार ऐसा है जो कि आरोपी है, इन दोनों की तरफ से अब अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं।
आज हमने जिस तरीके से हाथरस में देखा है कि जो आरोपी परिवार है उनकी तरफ से चिट्ठी के बारे में बताया गया और उनका ये कहना है कि उनके बेटे जो हैं निर्दोष हैं। वहीं जब इसी पर हमने सवाल पीड़ित परिवार से किया तो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के साजिश रची जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें अंजना, तो पुलिस ने जो एक सीडीआर दिया है उसमें भी ये जानकारी मिल रही है कि 104 बार जो आरोपी परिवार हैं और इसके अलावा जो गुनहगार लोग हैं उनकी तरफ से बातचीत हुई है और 104 बार बात होने का मतलब है कि दोनों तरफ से फोन आए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी भी एक बड़े स्तर पर जांच कर रही है। आज जो एसआईटी ने 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआईटी उन तमाम लोगों से जानकारी लेगी कि परिवार वालों से जो पीड़ित परिवार है और जो आरोपी परिवार है उनके बीच में किस तरीके के रिश्ते थे, क्या इनके घर में आना जाना था, उठना बैठना था। इन तमाम चीजों की जानकारी पड़ोसियों से भी ली जा रही है। इसका मतलब यह है कि एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट जो 16 तारीख को सरकार को सौंपेगी उसमें ये तमाम बिंदु रखेगी। वहीं सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो और तथ्य सामने निकल करके आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि सीडीआर में 5 घंटे के आसपास बातचीत हुई थी, तो 5 घंटे जब दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और ये कोई झुठला नहीं सकता। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो बातचीत हो रही, खुलासे हो रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अब इंसाफ किस ओर जाता है ये देखना होगा और सीबीआई जांच इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सौंप दी गई है। जितेन, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वैसे तो वो बता रहे हैं आपको कॉल डिटेल के ये रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जो चिट्ठी इन आरोपियों ने एसपी को लिखी है उसका कोई कानूनी मतलब तो है नहीं। लेकिन हाँ, जो पीड़िता के बयान है, 14 सितंबर को क्या कहा था, फिर 22 को क्या कहा और कैसे 14 सितंबर को क्या हुआ था, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में कहीं गम है तो कहीं गुस्सा है, कहीं इंसाफ की गुहार है, हमें न्याय मिलना चाहिए, तो कहीं आरोपों से इनकार है। यार मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया है, वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लव कुश मेरे पास था। हाथरस कांड में अब पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष आमने सामने है। हम आपको अब शुरू से बताते हैं कि कब हुआ हाथरस कांड, कब कब पीड़िता ने बयान दिया और अपने बयान में क्या कहा। 14 सितंबर को पीड़िता पर हमला हुआ था। 14 सितंबर को अपने पहले बयान में पीड़िता ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। 22 सितंबर को 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। 14 सितंबर को अपने पहले बयान में पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही थी। उसने कहा था कि उस पर हमला हुआ था। जब उसने विरोध किया तो हमलावरों ने उसका गला दबा दिया। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और बगला के सरकारी अस्पताल में दिए गए अपने इस बयान में पीड़िता ने दावा किया कि जब वो घास काटने खेतों की तरफ गई थी तब उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने घास से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। इसके बाद पीड़िता ने अगला बयान 22 सितंबर को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दिया। उसने उस रोज आरोपियों के नाम लिए और गैंगरेप की बात कही। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? अब पीड़िता के ये 2 बयान एसआईटी के पास हैं। एक में उसने रेप की बात नहीं कही है, लेकिन दूसरे में रेप का आरोप लगाया है। अब एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि 14 सितंबर को पीड़िता के साथ आखिर हुआ क्या था। हाथरस के रेप और मर्डर के मामले में मामला पेचीदा हर रोज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं।
आरोपियों के साथ साथ अब पीड़ित पक्ष भी सवालों के घेरे में है। 14 सितंबर को लड़की ने कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, वहीं 22 सितंबर को उसने बयान फिर से बदल दिया। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये तो पूरी जांच जब तक नहीं होती तब तक पूरी परतें नहीं खुल पाएंगी। कैमरामैन नीरज कुमार, जितेंद्र बहादुर सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस आज तक। तो ये तो तमाम जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, पुरानी बातें जो अब नए सिरे से सामने आ रही हैं, लेकिन एक वीडियो आज हाथरस पुलिस ने जारी किया है और ये उसी दिन का है, 14 सितंबर का। खेत में कुछ चप्पल, हंसिया, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। पुलिस इसे अहम सबूत बता रही है और कई सारे सवाल खड़े कर रही है आरोपों पर। सीबीआई को भी सौंपने की तैयारी है, देखिए। हाथरस कांड में एक और नया खुलासा। हाथरस कांड में सामने आया नया वीडियो। गैंगरेप की वारदात वाले दिन का है यह वीडियो। क्या क्राइम सीन का यह वीडियो बना बड़ा सबूत? आज हम इस वीडियो का पूरा ऑपरेशन करेंगे। हाथरस कांड में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। दंगों की साजिश से लेकर पीएफआई का कनेक्शन, विदेशी फंडिंग से लेकर पीड़िता के परिवार और आरोपी के बीच किए गए फोन कॉल की डिटेल। लेकिन सवाल यही है कि कहीं इन खुलासों और साजिशों की आड़ में पीड़िता को मिलने वाले इंसाफ पर आघात ना पहुंचे। और अब इस कड़ी में पुलिस ने हाथरस कांड में क्राइम सीन का एक वीडियो जारी किया है, जिसे खुद पुलिस वालों ने रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्राइम सीन से क्या क्या मिला है। क्राइम सीन के वीडियो में 4 हंसियां दिख रही हैं। वीडियो में एक चप्पल और दूसरा सामान भी है। 14 सितंबर यानी वारदात के दिन का यह वीडियो है। पुलिस की माने तो यह वीडियो 14 सितंबर को घटना के ठीक बाद शूट किया गया और खेत में जिस तरह से सामान फैला हुआ है वो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। अब आपको बता दें कि 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर खेत के इलाके में गैंगरेप की वारदात हुई थी। यूपी पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि जब यह घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उसके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। जब तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं, है? सही बात है। जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी तो क्या बोलती वो, और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की। और गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल जैसे पोलियो मर जाता है, कमर से जाता था, बिल्कुल बेकार, ऐसे टोटे से हाथ हो गए वहाँ के, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस का कहना है कि सबूतों के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा ताकि घटना के बाद की स्थिति की जानकारी जांच एजेंसी को मिल सके। पुलिस के मुताबिक जब घटना हुई तो उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहली बार घटना स्थल पर पहुंची थी तो उस वक्त ही ये वीडियो शूट किया गया था। हाथरस केस में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह पता चला है कि 14 सितंबर जिस दिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन इस वीडियो को शूट पुलिस ने किया था और ये वही जगह है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ जो वीडियो मिला है उसमें पता चला है कि 4 हंसिया और चप्पल, इसके अलावा कई सामान मिले हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे वारदात के समय। जानकारी यह है कि पुलिस ने इस वीडियो को अपने पास सबूत के तौर पर रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल सीबीआई की जांच में किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस कांड हुआ था, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सवाल यह है कि पुलिस 20 सेकंड के इस वीडियो को जारी करके क्या साबित करना चाहती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। शिवेंद्र, कौन से सवाल खड़े होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार जब वहां पर 4 लोग धारदार हथियारों के साथ थे, हंसिया एक ऐसा जो उपकरण है जो घास वास काटने का काम आता है और एक आदमी एक ही इस्तेमाल करता है, यानी 4 लोग वहां पर थे। और अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो आखिरकार किसी ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या 4 लोग अगर थे तो उन लोगों ने कोई भी रिटेलिएट क्यों नहीं किया, और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो लोग क्यों नहीं पकड़ पाए इन लड़कों को, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और जबकि इस पूरे मामले में लड़के के जो लड़की का भाई है उसका कहना यह है कि उस वक्त तो
चारा लेकर के घर पर आ गया था, उसको इत्तला दी गई कि वहां पर लड़के मौजूद हैं और फरार हुए वहां पर, लेकिन किसी ने गांव में वहां पर और किसी ने उसको फरार होते इन लोगों को नहीं देखा। तो ये बहुत दो अहम सवाल हैं। और वहां मौका वारदात से जो चप्पल मिली है, चूड़ियां टूटी हुई मिली हैं और तमाम दूसरी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे लगता है कि वहां कुछ स्कफल तो हुआ, लेकिन किनके बीच में हुआ, कौन लोग थे, क्या वो आरोपी थे या कोई और था या परिवार के बीच में ही कोई बात है, ये सारी चीजें हैं जो कि गहन जांच के बाद ही साफ आ सकती हैं। तो अंजना, ये जो पूरा मुद्दा है इसी वजह से उलझा हुआ है, क्योंकि आरोपी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी लोकेशन अलग थी। कोई बताता है कि चिलर में काम कर रहा था, कोई कह रहा है कि पानी पिला करके वो खुद ही बाइक पे बिठा करके ले गया था, कोई कह रहा है कि वह उस मौका वारदात पे था ही नहीं। तो इन सब चीजों की जांच करना एक बड़ी चुनौती है एसआईटी के लिए भी और दूसरी टीम्स के लिए भी। और जब तक इसमें सारे पक्षों की बहुत गहराई से पूछताछ नहीं होगी, चीजें सामने नहीं आएंगी और यही चुनौती बिल्कुल। और सब कुछ तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ एसआईटी को इकट्ठा करना होगा। आइए अब आपको दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या कोई बड़ा खेल हाथरस कांड में चल रहा है? पीड़िता के परिवार का कहना है कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब पीड़िता का ही चरित्र हनन आखिर क्यों हो रहा है इस पूरे मामले में। उनके परिवार वाले कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया है कि पीड़िता का ही चरित्र हनन कर रहे हैं अब। क्या पीड़िता के परिवार के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है? क्या हाथरस कांड पर ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? हाथरस कांड में आखिर चल क्या रहा है? पीड़िता के परिवार वाले सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। हाथरस कांड में जैसे ही आरोपी और पीड़िता के परिवार के फोन से बातचीत का खुलासा हुआ, केस में नया ट्विस्ट आ गया। पुलिस ने जो कॉल डिटेल्स जारी किए हैं, इसमें आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के भाई के नंबर के बीच 104 दफा कॉल किए गए और ये कॉल रिकॉर्ड 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच किए गए। सब गलत बात है ये, क्योंकि यहाँ से जब फोन हमारे ये घर पे रहता है, फोन आता है कब जाता है ये तो हमें पता नहीं है। कैसे क्यों फंसा जा रहा है? 104 बार कॉल और कौन इतनी देर 22 मिनट बात करेगा? क्योंकि वो लड़की हमारे घर के निगरानी में रहती थी, हमें कोई डाउट नहीं किसी चीज़ से, तो हम ऐसे उसको ऐसा कैसे समझ सकते हैं वो किसी और से बात कर सकते हैं। पीड़िता के परिवार के बचाव में प्रियंका गांधी पूरी तरह से उतरी हुई हैं। हाथरस की पीड़िता पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो न्याय के लायक है, बदनामी के नहीं। प्रियंका गांधी ने हाथरस की पीड़िता पर एक ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा है, ऐसी कहानियों को गढ़ना जो महिलाओं के चरित्र को नीचा दिखाए और उसके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराए, वो विद्रोही और प्रतिगामी है। हाथरस में एक जघन्य अपराध किया गया है जिसमें एक 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसका शरीर उसके परिवार की मौजूदगी के बिना ही जला दिया गया। वो न्याय के लायक है, बदनामी के लायक नहीं। कॉल डिटेल्स पर सफाई देते हुए पीड़िता के भाई ने कहा कि उसके पिता ही फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे और उनका नंबर ज्यादातर गांव वालों के पास है। वो पापा ने खरीदी थी, कल वो आरडी आधार कार्ड पापा ने आधार कार्ड से लगी हुई है, जो आरडी आती है लिखी हुई वो मेरे नाम से। पीड़िता का परिवार उन तमाम कॉल डिटेल्स को नकार रहा है जो पुलिस ने जारी किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ है और आज तक भी यही कह रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, कोई बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए और गुनहगार बचना नहीं चाहिए। राजेश सिंघल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। और अब आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता की मां का बयान। वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और मां ने सब किया। अरे करी खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराश दे तो। हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के डाल गए माँ, मैं घास कहीं दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत खड़ी हूँ, मैं तो बेहोश है कि खूनों को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आगे लग गया छोरा तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौहे तो टाइम तो लगेगी। तो लो 1 घंटा में लली स्वतंत्र त्योहारों ना मम्मी न करो खुद ले सो घर को चलो
प्यास लगे रही में, हाँ बेटा मैं न कर खुद से घर की चली है। और जब कब के जान छिपे बाव में बैठे, मोर ऐसी सल होती तब बैठी भैया काय भी छोड़ती, मैं संग ही संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें पता चल रहा कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं, खाली घर में मेरी बहू पड़ी रहती है, बस कोई पढ़ो लिखो ना है। गुंडा नंबर जानते, मैं खुदा ना जानते, मैं खुदा ना जानते। क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदन को कहूँ तो फोन आ जाता, कहो तो क्या भाभी बच के देखी जो कौन को फोन दे उठा के देती, तब ससुर बात करवाती और मोल करवाती दीदी का फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की। अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मैं बाल खाने की जान बच जाए। हमें कड़ी खाने तो कोई समझ है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कड़ी खाने का जूती के नीचे रखा था ऐसा। एक दूसरा पक्ष भी है, आरोपी की मां, वो क्या कह रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। सुनिए। साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लवकुश की मां। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में। और संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मैं मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। जिस दिन ये पूरी घटना हुई, लवकुश उस वक्त कहाँ पर थे और किस तरीके से उनके ऊपर जो पूरे आरोप लगे हैं उसके बाद उनको पुलिस पकड़ करके ले गई। अब आप लोग जो चिट्ठी आई है उस पर क्या कहेंगे? मैं चिट्ठी पे क्या कहूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, कहना क्या कहूँ बोलो मैं चिट्ठी को। मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुंचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया है, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ करा है। लेकिन अब हम आज तक पर करने जा रहे हैं हाथरस कांड में बहुत बड़ा खुलासा। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, पीड़िता की मां को, आरोपी की मां को। लेकिन अब इस खुलासे से आपको समझ में आएगा कि आखिर 14 सितंबर को हुआ क्या था। चश्मदीद जयवीर बता रहा है 14 सितंबर को क्या हुआ था और कैद हुआ है आज तक के कैमरे में उसका पूरा ये बयान। हाथरस कांड में 14 सितंबर को क्या हुआ था, एसआईटी इसकी बारीकी से पड़ताल कर रही है और आज तक भी हाथरस कांड में बिटिया को इंसाफ चाहता है। आज तक ने हाथरस के बुलगढ़ी गांव में तहकीकात की तो हमारी मुलाकात एक जयवीर नाम के शख्स से हुई जिसने दावा किया कि वो मामले का चश्मदीद है। आइए सुनते हैं उसने क्या कहा। अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? हमने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा तो लड़की को हाँ मोटा कहते हैं, गाँव आते थे वहाँ मोटा कहते हैं, गाँव में मोटा कहते हैं, गाँव में हाँ मोटा कहते हैं। और वो छोटू से कही भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर दिया। जयवीर ने आगे हमें बताया कि इस मामले में आरोपी लड़का लवकुश पीड़ित के लिए पानी लेकर आया था और दूसरे खेत में काम कर रहे छोटे नाम के लड़के को बोला कि उसके घर खबर कर आओ। छोटू कौन? वो खेत वाला लड़का है। अच्छा, तो छोटू घर साइकिल लेके माने छोटू ने कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला? हाँ। तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की? उसको मदद पानी लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। जो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया पन्नी में। वही माँ ने कही बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? नहीं, बाकी लवकुश की वो बराबर पे चारों काट रही है। लवकुश की माँ? लवकुश की माँ और लवकुश
वो खिंच के गया, पानी लाया उसको बात। हाथरस कांड का चश्मदीद होने का दावा करने वाला जयवीर जो बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है? क्या वाकई वो पूरी घटना का चश्मदीद है? यकीनन जयवीर का ये बयान हाथरस कांड में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए भी काफी अहम है। नितिन जैन के साथ जमशेद, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। जितेन बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हाथरस से बने हुए, हमारे साथ शिवेन भी बने हुए। जितेन, हर ऐसे नई बात सामने आने के बाद मामला और उलझता दिख रहा है। अभी चश्मदीद तो कुछ और ही बात कह रहा है, वही जो आरोपी के परिवार वाले कह रहे हैं। बिल्कुल अंजना, इसी तरीके के अलग अलग बातें सामने निकल करके आ रही हैं, क्योंकि आरोपी के जो परिवार हैं उनकी अलग दलील है और इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उनकी अलग दलील है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि एसआईटी जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इसके बाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए दे दिया है, तो इसमें जिस तरीके के एविडेंस लगातार एसआईटी इस पूरे मामले में निकाल रही है, वो तमाम एविडेंस सीबीआई को भी दिए जाएंगे और उसके बाद ही ये पूरा मामला साफ हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से सीडीआर की अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और उसमें ये बताया जा रहा है कि 104 बार कॉल हुई है दोनों तरफ से, दोनों परिवारों से, चाहे वो संदीप आरोपी जो है उसकी तरफ से या फिर जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से इस तरीके की कॉल हुई है। तो ये सारी बातें जो हैं वो साफ निकल करके आने वाले समय में आएंगी। लेकिन जो आरोपी हैं उनके अलग अलग जो परिवार हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि वो लोग पूरी तरीके से निर्दोष हैं और उन्होंने इस तरीके का कोई भी जो वारदात है उसको अंजाम नहीं दिया है। हमने लौकुश की जो मां है उनसे भी बातचीत किया है, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता परिवार का यह कहना है कि हमारे खिलाफ अब साजिश रची जा रही है, उन लोगों की जो बातें हैं पहले शुरुआती दौर में सुनी गई, लेकिन उसके बाद फिर लोग उनकी बातें अब नहीं सुन रहे हैं और इस तरीके की जेल से चिट्ठी अगर बाहर आ रही है तो उनके खिलाफ अब साजिश हो रही है, चाहे फोन कॉल की बात हो या फिर दूसरी अन्य बातें। उन तमाम चीजों पर पीड़िता का जो परिवार है वो सवाल उठा रहा है अंजना। तो ऐसे में इंसाफ किस तरीके से मिलेगा, इसकी ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और इसके लिए सीबीआई और हर कोई अब बस जितेन, हर कोई सच जानना चाहता है क्या हुआ था 14 सितंबर को। ये अब एसआईटी की जांच से सामने आए, इसका इंतजार है, सीबीआई को जांच सौंपी जाती है, कैसे मामला आगे बढ़ता है। लेकिन वो जो पीएफआई की साजिश का खुलासा हुआ है उसका क्या? देखिए, आज हम आपको बताते हैं मामला कहां तक पहुंचा है, क्योंकि एक तरफ हाथरस की बेटी के लिए न्याय की आड़ में दरअसल जातीय उन्माद फैलाने की साजिश थी। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक कर खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के थाना मांट में जो बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी आज तक के पास है। एफआईआर में चारों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक जांच में पाया गया है कि चारों संदिग्ध शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक विद्वेष, जातिगत तनाव और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए हाथरस केस की आड़ में प्रदेश में दंगा भड़काने का कुत्सित प्रयास था। यही नहीं, कहा गया है कि लोग जातिगत आधार पर समाज में भय और दंगा भड़काने की नीयत से धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। एफआईआर में हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में चंदा जुटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया कि चंदा जुटाने के लिए card.co नामक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का इस्तेमाल जातिगत हिंसा और दंगा भड़काने, चंदा जमा करने और तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। एफआईआर में गैंगरेप के साथ तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर में जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम वेबसाइट का जिक्र है।
यूपी की पुलिस के मुताबिक साजिश बड़ी थी। इसका इशारा सीएम योगी भी कर चुके हैं और साजिश रचने वालों को कड़ी चुनौती भी दे चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। पीएफआई के चारों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कल एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा है 100 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग का। यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जाति दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। अकेले मॉरिशस से ही 50 करोड़ आए। आरोप है कि हाथरस में न्याय की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातिगत संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बढ़ाना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आ जाता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो CAA प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी नजर आया था। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई भी देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवार इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम सामने आता है और इसे बैन करने की मांग भी उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इधर हाथरस में इंसाफ का इंतजार है तो उधर राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला भी तूल पकड़ रहा है। नाबालिग बच्ची के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसका वीडियो भी बनाया। अब सियासी बवाल भी हो रहा है। बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पुनिया पीड़िता से मिलने पहुंचे। राजस्थान के बाड़मेर गैंगरेप में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बाड़मेर में गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। राजस्थान की सरकार पर बरसे तो राहुल और प्रियंका पर निशाना साधा। मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और अशोक गहलोत जी इसके दोषी हैं क्योंकि वो खुद गृह मंत्री है। पिछले 20 महीनों में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं वो अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि अपराधियों में भय खत्म हो गया, आमजन भयक्रांत है और इस सरकार में थोड़ा बहुत भी ईमान बचे। ये नौटंकी करते हैं, कभी हाथरस जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में थोड़ी बहुत भी ईमान होता तो शायद यहाँ आंसू पहुँचने के लिए आते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी पीड़िता और उसके परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची। गैंगरेप की शिकार बच्ची को अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती कराने पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। जिस तरह से यहाँ बच्ची को आम लोगों के जैसे बेड पे सुलाया गया है, जबकि पॉक्सो के अधिनियम के अंतर्गत बच्ची की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए, बच्ची के माता पिता, और ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से निकाल सके। परंतु जिस तरह से यहाँ लापरवाही मुझे दिखी है उससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, बहुत नाराज़ हूँ और इसको लेकर मैं अभी कलेक्टर को और वहाँ के प्रशासन को लेकर भी लिखित में इसके खिलाफ कार्रवाई करने का कहूँगी। हम आपको बता दें कि बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में एक गांव में 6 अक्टूबर को 15 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ था। 2 युवकों ने बच्ची का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया था, साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया था। 2 बजे दोपहर में घर से निकली थी और हमारे खेत में वहाँ गई तो 2 लड़के आए थे बाइक पे और मुझे वहाँ से ले गए स्कूल के पीछे और मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे ज़बरदस्त वहाँ से ले गए और स्कूल के पीछे ले गए और मेरा मुंह भी बांध लिया था। मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की, छुड़वाने की, तो मेरा मुंह बांध लिया था। और लड़के कौन थे वो मैं नहीं जानती, मुझे जान पहचान नहीं है उनकी, कौन थे वो कुछ पता नहीं है। जाते वक्त मुझे कुछ पिला दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। बाड़मेर की बेटी से गैंगरेप की खबर सुर्खियों में छा गई। जिला कलेक्टर और एसपी समेत प्रशासनिक अमला
बेटी के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी। पुलिस ने बुधवार की रात एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये इस पीड़िता के दादा के खेत में ही मजदूरी का काम करता था और इसलिए इसका वहाँ घर में आना जाना था। जब घटना के दिन चूंकि परिवार के सभी सदस्य वोट डालने गए हुए थे, ये आया और इसने उसको कोई भी बहाना या प्रलोभन देके उस अपने साथ ले गया बेला फुसला के, और फिर वहाँ ले जाके इसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहाँ जब ये थोड़ी इसकी तबीयत बिगड़ी, अचेत हुई, तो ये उसको वहाँ से छोड़ करके और फिर वहाँ से फरार हो गया। बहरहाल गैंगरेप पीड़िता बाड़मेर के अस्पताल में है। उसका एक गुनहगार पकड़ा गया है, दूसरा फरार है और इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। दिनेश वोहरा, बाड़मेर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।